आपका हेलो किसान में आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान आप किसानों का लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की और साथ ही अलग अलग विषय लेकर यहां पर उपस्थित होते हैं ताकि हमारे किसान अपनी समस्याओं के बारे में हमें अवगत करा सके और हम उनके समस्याओं का समाधान कर सके, उन सवालों का जवाब दे सकें, वो भी लाइव। तो आज कौन से दो विषय हैं जिन पर हमारे विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और आपके सवाल लेंगे। पहला विषय है रबी फसलों में रोग नियंत्रण और साथ ही आज हम बात करेंगे कीनू की खेती के बारे में। तो दोनों विषय महत्वपूर्ण है। रबी की फसलें लगभग बोई जा चुकी हैं, हालांकि अभी भी गेहूं की बुआई चल रही है, उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी है। और इसके बाद हमारे किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के कीट लग सकते हैं या फिर रोग लग सकते हैं, इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही कीनू के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दो टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर ले 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और रबी फसलों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही कीनू के बागों के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और दो हमारे साथ मेहमान हैं, उनके बारे में आपको बता दें, उनसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.सी. दुबे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सहायक महानिदेशक हैं पादप संरक्षण एवं जैव सुरक्षा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, और आप हमें रबी फसलों में किस तरीके से रोग प्रबंधन करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विपिन महाजन। आप हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और डॉक्टर विपिन के बारे में बता दें, ये निदेशक हैं पंजाब बागवानी कटाई उपरांत केंद्र लुधियाना पंजाब से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम कीनू के बारे में समझेंगे और साथ ही बताएंगे कैसे हमारे किसान कीनू की पैकेजिंग करें, मार्केटिंग किस प्रकार की जाए, सॉर्टिंग किस तरीके से करें ताकि उन्हें अच्छे दाम मिल सके। ये सभी जानकारियां आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ हम नंबर फ्लैश करते रहेंगे जहां से आप नंबर नोट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रबी फसलों की। देखिए, रबी की फसलें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं है, चना है, सरसों है, दलहन तिलहन, बहुत सारी फसलें इस सीजन में ली जाती हैं। सरसों की बुआई हो चुकी है, चना मटर की भी बुआई हो चुकी है और अभी गेहूं में थोड़ा वक्त बाकी है। लेकिन इसके साथ जिन फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है उनमें कीट और बीमारियों का भी खतरा रहता है। तो किस तरीके से इसका नियंत्रण करें, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे किसानों को काफी नुकसान हो सकता है अगर इसका सही समय पर नियंत्रण ना करें, लक्षणों को ना समझें और साथ ही इसके अलावा उन स्थितियों के लिए भी तैयार रहें कि अगर कीट और बीमारियां लगती हैं तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना होगा ताकि नुकसान कम से कम हो, अगर ऐसी स्थिति बनती भी है। तो सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुख्य रूप से अभी कौन कौन सी फसलें हैं और क्या अवस्था है उनकी। अभी जो हम अनाज वाली फसलें देखें तो जैसा आपने बताया कि गेहूं, जौ और दलहनी की फसलों में देखें तो चना, मसूर और मटर, कुछ जगहों पर राजमा भी लगाई जाती हैं जो रबी की फसलों में, तो उसकी फसलें हैं। और अगर हम सब्जियों में देखें तो आलू लगेगा, बैगन भी है, टमाटर है, सेम है, मटर भी सब्जी की फसलों में लगाई जाती है। तो ये फसलें हैं। हाँ, सामान्य रूप से देखें तो सब्जियों की तो बुआई हो चुकी है लेकिन फिर भी बुआई हो रही है और बहुत सी दलहनी फसलों की बुआई हो गई होगी। बहुत से किसान जिसमें धान लेते हैं उसके बाद कुछ दलहनी फसल लेते हैं, उनके यहाँ हो सकता है कि अभी कुछ दलहनी फसलों की बुआई करनी हो उनको। गेहूं में भी बुआई शुरू हो चुकी है और कुछ अभी बाकी है बोने के लिए, वो नवंबर के लास्ट तक जाएगा। कुछ पछेती प्रजातियां होती हैं दिसंबर के प्रथम वीक तक, जैसे मान लीजिए बासमती धान है, लंबे दिनों के धान की खेती होती है, उसमें किसान भाई गेहूं लगाते हैं तो वो बाद तक जाएंगी, दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक उनकी बुआई करते हैं। तो ये सब फसलें अभी हैं जो है जी। तो चलिए, अभी हमने रबी की जो फसलें हैं उनके बारे में बताया कि दलहनी फसलें जो हैं बोई जा चुकी हैं, हालांकि कुछ एक लेट वैरायटी की हो सकती हैं जिसके बारे में अभी भी कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ किसान वो फसलें ले रहे हों। इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है अगर हम रोग और बीमारियों के नियंत्रण की बात करते हैं? आइए देखते हैं इन सभी बातों को समेटे हुए हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय रबी फसलों का है, कहीं बुआई हो चुकी है तो कहीं चल रही है, लेकिन बेहतर पैदावार छुपी होती है बेहतर फसल प्रबंधन में। ऐसे में फसलों को रोगों और कीटों से बचाना काफी जरूरी है। किसानों को चाहिए कि वो फसल की सतत निगरानी करते रहें
और रोग के लक्षण दिखाई देने पर सही निदान करें। गेहूं में आमतौर पर टिलिशिया इंडिका नामक कवक लग जाता है। इससे बचाव के लिए 2 किलो मैंकोजेब या 500 मिलीलीटर प्रोपिकोनेज़ोल को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। वहीं झुलसा रोग होने पर 0.1% प्रोपिकोनेज़ोल का छिड़काव करें। गेहूं की फसल में रतुआ बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर टेबुकोनेज़ोल 25 EC या ट्राइडिमिफोन 25 WP का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़के। वहीं चना में उकटा रोग होने का भी अंदेशा रहता है। ये रोग पौधे की जड़ से शुरू होकर तने से ऊपरी भागों में फैलता है। उपचार के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर दवा का छिड़काव करें। तो ये तो बात हुई रबी फसलों के बारे में, और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी कीनू की फसल, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर कीनू की खेती की बात करें तो आपको बता दें कि ये काफ़ी लोकप्रिय है। कई किसान बड़े पैमाने पर इसके बाग लगाते हैं, इसके फल लेते हैं। और कीनू की एक अवस्था होती है जिसमें विशेष जो सावधानी है वो बरतना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फल चिटके ना और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, अच्छा उसका शेप हो और गुणवत्ता बेहतर हो। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर विपिन महाजन से। सर, क्या बताना चाहेंगे कीनू के बारे में? आने वाला है क्योंकि 15 दिसंबर से मार्च तक इस फल की तुड़ाई शुरू होती है। और से इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना चाहिए, किन्नू की तुड़ाई, किन्नू को आप भी तोड़ना, खींच के नहीं तोड़ना। इसको स्कैटर के साथ, क्लिपर के साथ या कैंची के साथ काट के ही इसका मॉडी कर, और काटने के आपने जरूरत है इसमें एक जो उसकी डंडी लगी रहनी चाहिए। अगर वो डंडी तो वहां से किसी भी बीमारी किन्नू के अंदर जाती है। जी सर, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जितना मुझे समझ आया उसके अनुसार आपने तुड़ाई के बारे में बताया कि तुड़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। डंडी जो है, जो फल से जुड़ी होती है, वो नहीं, वहां से नहीं खींचना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है फल को। और कौन कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। किन्नू नींबू वर्गीय फलों की एक संकर किस्म है। ये संतरे से थोड़ा अलग होता है। इसमें संतरे की अपेक्षा रस ज्यादा होता है। वैसे तो इसकी बागवानी लगभग भारत के हर हिस्से में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में इसकी बढ़िया पैदावार ली जाती है। किन्नू में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, बी और खनिज तत्व भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी बागवानी कई तरह की मिट्टी जैसे कि रेतीली दोमट से चिकनी दोमट या गहरी चिकनी दोमट में की जाती है, लेकिन मिट्टी में जल निकासी का गुण होना चाहिए। साथ ही मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जुलाई सितंबर माह में गूटी लगाकर नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस मौसम में रुपाई कर नए बाग भी तैयार किए जा सकते हैं, जिसके लिए खेत की सफाई कर 5 मीटर की दूरी पर 75-75 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर पौधों को रोपा जा सकता है। किसान 1 एकड़ में 208 पौधे लगा सकते हैं। पौधे के सही विकास के लिए जरूरी है कटाई छटाई करना। इस काम का सबसे बढ़िया समय तुड़ाई के बाद होता है, लेकिन जब पौधों का विकास हो रहा हो तो कटाई छटाई ना करें। रोगी, प्रभावित, मुरझाई और नष्ट टहनियों को समय समय पर हटाते रहे। बेहतर उपज के लिए पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी देना जरूरी होता है। प्रत्येक पौधे को 20 से 30 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, यूरिया और पोटाश की मात्रा हर साल देनी चाहिए। कीनू के बारे में अभी आपने रिपोर्ट देखी, और जैसा कि हमें हमारे मेहमान डॉक्टर महाजन बता रहे थे कि तुड़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप पूरी मेहनत करते हैं, फल तैयार होता है, लेकिन तुड़ाई में चूक हो जाती है तो वो कीमत, वो भाव आपको फल का नहीं मिलेगा, उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। तो इसीलिए तुड़ाई का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी मार्केट में कीनू आ रहा है, तो ऐसे में जो किसान इसकी तुड़ाई कर रहे हैं उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। इसकी और तकनीकों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे।
आइए बात कर लेते हैं डॉक्टर दुबे से। डॉक्टर दुबे, जैसे रबी की फसलों के बारे में बताया, तो सबसे पहले किस फसल के बारे में हम चर्चा करें? हाँ, अभी जैसे गेहूं की कुछ बुआई बाकी हुई है, जौ की भी बुआई कुछ बाकी होगी, तो दलहनी फसलों की कुछ बुआई बाकी होगी। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि बुआई के समय वो क्या क्या ध्यान दें। सामान्य रूप से उनको ये ध्यान देना है कि जो मिट्टी का मृदा का तैयारी अच्छी से करें, और उसके बाद उसमें चूंकि रोग के बारे में ध्यान देना है, उससे बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए अगर कोई भी गेहूं हो या धान हो, चना हो, तो वो क्या कर सकते हैं कि बीटावैक्स एक दवा आती है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के, बीटावैक्स यूज कर सकते हैं, प्रयोग करें उसका। या फिर कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, तो 1 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लें, 1 ग्राम थीरम ले लें, दोनों को मिलाकर के 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से उपचारित करें। किसी भी फसल की बुआई करते हैं, इससे बीज उपचार कर दें तो बहुत अच्छा होता है। और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए और रोग के कारक जो जमीन में रहते हैं उनको कम करने के लिए किसान भाई ये ध्यान दें कि जमीन के तैयारी के समय अगर सड़ी गली गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, तो इस सब का व्यवहार करें। नीम की खली हो और भी पत्ती की, यानी फार्म से जो भी कंपोस्ट इत्यादि हो उसका व्यवहार करें अच्छी तरह से, जो है उससे भी जो रोग के कारक जो जमीन में होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये इसका किसान भाई अच्छी तरह से ध्यान दें। जहाँ तक अभी जो फसलों की बुआई हो गई है, उसके लिए वो उचित मात्रा में उनका सिंचाई करें। और कुछ फसलों के रोगों के बारे में, जैसे कि जो 10-15 दिन के पौधे होते हैं, तो आशंका बढ़ जाती है कि कुछ न कुछ रोग उनके उस पर आने लगेंगे, तो वो खेतों में चैतन्य रहें और वो देखते रहें। तुरंत ज्यों ही किसी रोग के लक्षण उनको दिखाई दें, तुरंत ही वो एक दवा का छिड़काव करें या भुरकाव करें, कौन सा रोग लगा है उसे, यानी उचित निदान करने की ज़रूरत है, समय से निदान करने की ज़रूरत है। किसान को बैठे रहना नहीं है कि अगर रोग आ गया फिर नुकसान हो गया तब हम देखते हैं तो करते हैं। तो जिस तरह से वो खाद और पानी के लिए चैतन्य रहते हैं, उसी तरह से खेतों में देखते रहें। जब भी उनको कुछ सामान्य पौधों के रूप रंग के अलावा जब भी कुछ असामान्य दिखाई दे तो तुरंत उसका निदान करें। अपने बहुत से किसान भाई आज बहुत से रोग और कीटों के बारे में जानते हैं, वो अपने देख लें, नहीं तो पास में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें जो वैज्ञानिक हैं उनसे मिल करके सलाह लें कि कौन से रोग हैं, लक्षण के आधार पर उसका निदान करके तुरंत उसका उपचार करें। लेकिन सावधानी बरतें। बुआई नहीं हो तो मैं अवश्य रूप से मैं कहूँगा कि बीजों का उपचार अवश्य करके लगाएं। देखिए, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं कि बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। और सर, कई बार हमें जो बीज मिलते हैं वो ऑलरेडी ट्रीटेड होते हैं। हाँ, क्या फिर भी मैं किसान भाइयों को हमेशा ही राय देता हूं कि बीज उपचार करने में खर्चा बहुत कम होता है। और वो जो मान लीजिए कंपनी जो सीड देती है, 2 महीने पहले 3 महीने पहले पैकिंग हुआ है तो 3 महीने पहले उपचारित करके पैकिंग कर देते हैं और उसको भंडारण में रहता है, उसके बाद आता है। और 50-60 दिन में जो भी रसायन हम प्रयोग करते हैं उसका धीरे धीरे असर कम होता जाता है। तो वो निश्चित रूप से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा लगनी है। तो और मतलब मैं जो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज्यादा श्रम लगना है इसमें। हाँ, लेकिन इससे ये होता है कि आप सुनिश्चित कर सकते हैं शुष्क बीज उपचार करें, सबसे अच्छा होता है। किसान भाइयों को मैं बताता हूँ, एक तो कम्युनिटी लेवल पर, गांव के स्तर पर अगर वो जो है सीड ड्रेसिंग ड्रम एक आता है, बीज उपचार करने के लिए हाथ से चलाने वाला ड्रम आता है, वो खरीदवा लें। उसमें 40 से 50 किलो बीज एक बार उपचारित हो जाता है। या नहीं है तो घड़े में रख करके, घड़े में बीज को रख करके उसमें आवश्यकता के अनुसार जो भी दवा है डाल करके घड़े को हिला दें मुंह पर बंद करके, ऐसे भी कर सकते हैं। पॉलीथीन के थैले में रख के उपचारित कर सकते हैं कि 10 किलो 15 किलो पॉलीथीन के थैले में रख लें और जितना जरूरत है बीज को डाल करके उस थैले को ऐसे हिला दें, जो है पूरे दानों पर चारों तरफ बीज जो दवा है वो लग जानी चाहिए। बिल्कुल। और हमने आमतौर पर देखा है सर कि यही तरीका ज्यादा किसान अपनाते हैं। किसान ही ज्यादा। एक हमारे दर्शक है नंद स्वरूप मिश्रा है, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है नंद स्वरूप मिश्रा जी, हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत करने के बाद हम लोग फसल तैयार कर रहे थे तो बाद में बड़ा नुकसान आ गया, खरीद क्षेत्र कीट हो गया, मक्के का जो है टमाटर क्षेत्र हो गया, चने का भी खरीद क्षेत्र और सरसों में माहू, गेहूँ के में दीमक और जो मूंग रखते हैं
इससे भारी क्षति होती है फसलों में, तो इसको किस प्रकार से रोका जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल है नंद स्वरूप जी। ये जनरल इन्होंने पूछा है, सभी लगभग सभी कीड़ों और रोगों का नाम ले लिया है। देखिए, सबसे पहले रोग प्रबंधन के लिए मैं बार बार किसान भाइयों को बताता हूं कि जैसे हम लोग आदमियों के बीमारियां होती हैं वैसे ही पौधों की होती हैं। हम रोग ग्रसित न हो इसके लिए क्या करते हैं? पौष्टिक भोजन लेते हैं, संक्रमण से बचते हैं। उससे वैसे इस तरह से हमें पौधों को बुआई के समय से ही, खेत की तैयारी के समय से ही बुआई के समय तक, बढ़ने तक उसको बचाना है। तो एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो कर्षण क्रियाओं के साथ साथ जो हमें रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन की रूपरेखा उनके क्षेत्र के लिए जो कृषि अधिकारी बताते हैं या वैज्ञानिक बताते हैं, उसको शुरू से अगर वो लेंगे, जैसे बीज उपचार करें, जैसे माहू का एग्जाम्पल लें, आप बीज उपचार करके बोएं और ज्यों ही वातावरण खराब होता है, जैसे माहू आने की संभावना बढ़ती है, उस समय एक भी माहू दिखाई दे, बगल के खेत में दिखाई दे, गांव में किसी खेत में दिखाई दे, तो एक बार दवा का छिड़काव कर दें, उससे बच जाएंगे। रोग रोधी प्रजातियों का व्यवहार करें, सभी को समेकृत एकीकृत रोग नियंत्रण या कीट नियंत्रण की पद्धति अपनाना है। यह आप इंतजार करेंगे कि हमने पौधा लगा दिया, खाद पानी अच्छा से दे दिया, आएगा, फिर उसके बाद कीड़ों का प्रकोप हो गया, तब अब दवा बाजार में दौड़ेंगे, दवा लाएंगे, करेंगे, तो आप बहुत मुश्किल है बचाना। तो जैसे आदमियों के लिए बच्चा क्या होता है, पेट में रहता है तभी उसको वैक्सीनेशन होता है, बाहर आते ही 9 महीने पर वैक्सीनेशन हो रहा है, 6 महीने, वैसे ही पैदा होते भी होते हैं। हाँ, पैदा होते। तो हमें पौधों को लिए भी, वो भी हमारे जैसे जीवधारी हैं और उनको भी बचाने के लिए, क्योंकि आज केवल खेती जो है जीविका का साधन नहीं रहेगी, धनोत्पार्जन का साधन हो गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी करनी है। तो सभी किसान भाइयों को हम लोगों के साथ ही चैतन्य रहना पड़ेगा और कदम से कदम बना के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, कितनी भी व्यवस्थाएं कर दी जाए, लेकिन अगर उन व्यवस्थाओं को, उन योजनाओं को, उन वैज्ञानिक तरीकों को आप अपनाएंगे नहीं, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा और वो व्यवस्थाएं भी व्यर्थ जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर किसानों की सूझबूझ और उनका अपने आप में प्रोग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। और हम आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाते रहते हैं। भंडार है डीडी किसान, जिसके माध्यम से आप तक ये तमाम जानकारियाँ पहुँचती हैं, तो इन्हें आप अपनाएं और फिर देखें किस तरह का लाभ होता है। हमारे साथ लगातार बने हुए दूसरे मेहमान भी डॉक्टर महाजन। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी सर, किन्नू की तुड़ाई के बारे में आप बता रहे थे, उस वक्त आपको हम ठीक से सुन नहीं पाए, लाइन में कुछ गड़बड़ी थी। जी, किन्नू की तुड़ाई के बाद जो दूसरा ये तुड़ाई किस तरीके से की जाए, ये थोड़ा और डिटेल में बता दें। हाँ, किन्नू की तुड़ाई का मैंने बताया कि इसको कलिपर के साथ या कैंची के साथ काटना चाहिए। किन्नू को खींच के नहीं करना चाहिए, और किन्नू को खींच के तोड़ेंगे तो उससे उसके साथ जो छिलका लगा हुआ वो भी निकल जाएगा, बहुत ज्यादा बीमारी आने का चांस रहता है। सो तो हमेशा आप ये कहते हैं कि कलिपर या कैंची के साथ इसके तोड़ें। और तुड़ाई के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है ग्रेडिंग। ये किन्नू की ग्रेडिंग वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। किन्नू में 8 ग्रेड होते हैं। इसमें ऐसा कि 10 किलो के डब्बे में 45 फल भी आते हैं, 54 फल आते हैं, 60 फल, 72 फल, 84 फल और 96 फल और 110। इतना बड़ा इसका ग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर किसान बिना ग्रेड किए किन्नू को मार्केट में लेके जाएगा तो उसको अच्छा दाम नहीं मिलेगा। जैसे जैसे ग्रेड करके लेके जाए, अलग अलग ग्रेड के अलग अलग डब्बे बना के लेके जाए, उसको अच्छा दाम मिलेगा। सो मार्केटिंग में ग्रेडिंग का बहुत ज्यादा और अच्छा रोल है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया ग्रेडिंग किस प्रकार से करें, और पांच बताया, 5 तरह से ग्रेडिंग की जा सकती है। 8 तरह से। जी, तो वजन के अनुसार है कि या फिर आकार के अनुसार है कि कितने किलो के डब्बे में कितने किन्नू आ सकते हैं। और बिल्कुल, तो अगर आप अच्छे से ग्रेडिंग करेंगे तो आप अलग अलग ग्रेड के जो आपके फल हैं उनका अच्छा भाव भी ले सकेंगे। और साथ ही इसके बाद हम पैकेजिंग की भी बात करेंगे सर आपसे, पैकेजिंग किस तरीके से इसकी की जाए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खासतौर पर इस तरह के फलों में। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और आपके कॉल्स भी हम लेते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे।
ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। ब्रिजेश शर्मा जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जी ब्रिजेश जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्ते मैडम। जी, अलीगढ़ से बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, अलीगढ़ से ब्रिजेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने सरसों की फसल लगाई है, 40 दिन की हो गई हूँ। हाँ, और पिछले वर्ष मैंने इसी खेत में सरसों लगाई थी, उसमें तना गलन का रोग आया था, लगभग 60% पौधे खराब हो गए थे। ठीक है। हाँ, तो अब मैं ये मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि आगामी ऐसी कोई दवा लगा दूं ताकि अब की वो रोग नहीं आ पाए। ठीक है सर। हाँ, इसमें सरसों की फसल में जी, सरसों की फसल में जो एक तना सड़न रोग लगता है, बहुत संक्रामक होता है। और इसमें क्या होता है कि तने में लगता है जैसे गर्म पानी गिरा दिया गया हो, वहीं से तने नम हो जाएंगे और टूट जाएंगे। और इसका रोग का कारक आपको समझने की ज़रूरत है कि ये ज़मीन में पड़ा रहता है। पिछले साल अगर आया था तो इस साल भी आपके खेत में वो रोग लगने की संभावना है। जो वातावरण में थोड़ी नमी होगी और थोड़ी गर्मी होगी तो ये रोग लगने लगेगा। तो आप क्या करें कि जो करीब 45-50 दिन का पौधा हो जाए तो एक बार आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं। एक सबसे सस्ती दवा है, अभी मैं आपको महंगी दवा का नहीं व्यवहार करने को बता रहा हूँ क्योंकि आपको रोग का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पहले से ही एक उसको बचाने का उपाय करना है। तो एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, बाजार में अन्य नामों से मिलती है। वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके वो तने ऐसे छिड़काव की नोजल को ऊपर से नहीं बगल से दोनों साइड से करके, इस साइड से करें इस साइड से करें, जिसे दोनों साइड से करेंगे तने भीग जाएं थोड़े जो है। तो नहीं तो और भी दवाएं आती हैं, इसको रोबराल होती है जो बहुत अच्छी इसके लिए दवा होती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करिए, सस्ती दवा अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको देखिए। और आपको क्या करना है, ऐसे खेतों में थोड़ा घनी फसल नहीं लगानी है कि सूरज का प्रकाश जो है 2 लाइनों के बीच में जाता रहे। आजकल क्या होता है कि चने जो सरसों है बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो धूप नहीं जाती है, तो इस रोग की बढ़ जाती है। और आप क्या करेंगे, अभी इस साल तो कर चुके हैं, अगले साल जो है बीज उपचार अवश्य करें। और मृदा में भी जो है ज़मीन के अंदर क्या होता है कि गोबर की सड़ी खाद डालें, उसके साथ जो जैविक उत्पाद ट्राइकोडर्मा अगर आपको मिल जाता है कहीं तो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लें, 100 ग्राम गोबर की खाद में मिला करके उसको रात भर जो है बोरे से ढक के रख दें, थोड़ा सा नमी करके, और सुबह उसको बुआई के समय खेत में मिला दें। तो उससे क्या होगा कि जो जमीन के अंदर इसके जो है आप देखे होंगे जहां वो तना सड़ता है, काला काला सा जो है मसूर के दाने के जैसा बन जाता है। पहले सफ़ेद होगा फिर धीरे धीरे काला होता है, तो ज़मीन में गिरता है और उसी से अगले साल फिर रोग लगता है। तो आप उसको भी नष्ट करने का प्रयास करें। तो सामान्य रूप से क्या होते हैं कि इसके लिए कहते हैं कि हम फसल चक्र अपनाएं, सरसों 2-3 साल न उगाएं, लेकिन ये संभव नहीं है। और ये रोग जो है रोग का कारक है, दूसरे अन्य फसलों पर भी जाता है। कोई भी फसल लगाएंगे लगभग उसमें चने में जाएगा और सब फसलों में जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप ज़मीन में उसकी सांद्रता को, रोग के कारक के सांद्रता को कम करना है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जैविक उत्पाद का गोबर की खाद में मिलाकर के प्रयोग करें, बीज उपचार करें, और ज्यों ही रोग लगने की संभावना हो त्यों ही आप दवा का छिड़काव करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करें, मेनकोजेब भी छींट सकते हैं, या आप जो है रोबराल होती है दवा उसका छींट सकते हैं। जो भी दवा मिले आपको छिड़काव करें जो है। जी बिल्कुल। तो सर अब मुझे लगता है कि आपने इस विषय पर काफ़ी विस्तार से बता दिया है। आगे हम बात करेंगे, दीमक की एक समस्या आती है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले कॉलर है विपिन है जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। नमस्कार। आपको भी नमस्ते। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि चने की जो फसल होती है हमारे यहाँ हर साल क्या होता है कि उसमें एक कीट लगता है हरे कलर का, जिसे हम लोग इल्ली बोलते हैं। तो वो जैसे 25 से 30 दिन की फसल
फसल होती है उसके बाद वो मतलब आखिर तक रहता है, मतलब कभी भी कीट लग जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कोई साल की रासायनिक दवाई से भी मतलब वो मतलब खत्म हो पाती है। तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि बुआई हो चुकी है तो अभी हम क्या क्या मतलब उसके बारे में रखा रखाव कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि मसूर बोना है जो कि दलहनी फसल है, तो क्या सूखे खेत में बो सकते हैं और फिर बाद में हम पानी छोड़ दें? हाँ, मैं पहले आपको जो पार्ट बोरर जिसको कहते हैं, जिसको इल्ली आप कह रहे हैं, फल छेदक कीट लगता है चने में, और पहले तो बहुत लगता था, आजकल वो थोड़ी इसकी कमी हो गई है क्योंकि तमाम जो रोग रोधी प्रजातियां आ गई हैं जिसको किसान भाई उगाते हैं। तो इस साल तो आपने अपने प्रजाति की बुआई कर चुके हैं। आप फेरोमोन ट्रैप उसके लिए सबसे अच्छा है। आप देखते हो, आप वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र होगा या कोई कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से आप ले लें। यह किसान को बहुत सब्सिडी पर भी मिलता है, बहुत जगह फ्री भी मिलता है, और 4-5 ही 1 हेक्टर में लगाने की जरूरत पड़ती है। तो फेरोमोन ट्रैप लगाएं जिसमें वो कीड़े जो उड़ते हैं वो आकर के एकत्रित हो जाएंगे और उसमें मारने की व्यवस्था होती है, या उसमें मर भी जाते हैं, उसी भी व्यवस्था होती है। जैसा होगा कीट प्रबंधन का ही हिस्सा है जी, उसको करें। अच्छा, ये भी महंगा नहीं होता है? महंगा नहीं होता है, कई सब्सिडी पर भी मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, और कई केबीके और कृषि विश्वविद्यालय इनको किसानों को निःशुल्क भी देते हैं, पैसा भी नहीं लेते हैं। और आप नीम के तेल का, नीम की खली का एक जो है छिड़काव जिस समय आपको आता है, पिछले साल आया था, उस समय नीम की जो है बनौली का अर्क निकाल करके, रस निकाल करके 5% का छिड़काव कर सकते हैं, या नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी नहीं, वो तो आपको रसायन अंत में रखिए। अगर वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है तब रसायन का प्रयोग करें, नहीं तो रसायन का प्रयोग न करें। फेरोमोन ट्रैप इसके लिए बहुत अच्छा है जो किसान भाइयों के लिए। दूसरा, मसूर की बुआई का देखिए ऐसा है कि अब आपके क्षेत्र में देखना पड़ेगा कि मसूर, जैसे मान लीजिए आप बुआई कर देंगे तो सामान्य रूप से क्या होता है कि दलहनी फसलों में ज़्यादा पानी लग जाएगा तो जमेगा नहीं जो है, तो इसलिए अच्छा है। और क्या होता है कि आप पानी पलेवा से लगाते हैं तो बीज जो है अगर नीचे अच्छे से नहीं गया है तो इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें जमने की, अंकुरण होने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर, लेकिन बहुत से इलाकों में ऐसा है कि वो बुआई के बाद ही सिंचाई करते हैं। जैसे झारखंड में देखेंगे, बुआई आज होती है, 10 दिन बाद सिंचाई करेंगे तो 15 दिन बाद जमता है, 20 दिन बाद जमता है, पठारी इलाका है। लेकिन आपके यहाँ देख लें कि किस पद्धति से किसान भाई करते हैं। हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि बुआई के समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए बीज को जमने के लिए जी। लेकिन बहुत से अगर किसान भाई हैं जो अपना वो तकनीकी विकसित किए हुए हैं कि सूखे में बुआई कर देते हैं, हल्की सी सिंचाई करते हैं, जम जाता है, वो नुकसान नहीं होता। आपको पता हो कि कितना पानी डालना है, कैसे होना है, बीज सड़ेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा, खेत समतल है तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो वो रिस्क न लें। आप पहले सिंचाई करके बुआई करें। सत्यम जी हमारे साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चंदौली से हमें कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं। जी सत्यम जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, सत्यम मिश्रा जी हैं। जी जी सर बताएं। कीवी की खेती करना और मिट्टी की जांच कराना। किसकी खेती करनी है? कीवी की? जी जी सर आप बताते हैं। हाँ, कीवी की खेती जो है, आप जो है आप चंदौली से हैं तो वहाँ एक हमारा भारतीय कृषि विज्ञान परिषद यानी ICR का संस्थान है जो सब्जियों की खेती करता है वहाँ पर, या BHU में भी आप कृषि संकाय में जा कर के पता कर सकते हैं कि कीवी की खेती के लिए वो उपयुक्त वहाँ कौन सी प्रजाति होगी, आप लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, क्या कर पाएंगे। अच्छा, तो निश्चित आप अगर आप जो नहीं तो न्यू दिल्ली में भी अगर निदेशक NBPGR को संपर्क करेंगे तो वो भी बताएंगे आपको जो है कौन सी प्रजाति लग पाएगी जो है। नहीं, वही संस्थान है, आप जो सब्जी संस्थान है ICR का, भारतीय कृषि सब्जी अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर आप संपर्क करें, वो बताएंगे। महाजन सर से पूछ लेते हैं। और दूसरा एक और कुछ पूछ रहे थे, मिट्टी की जांच के बारे में। हाँ, मिट्टी की जांच वहीं हो जाएगी, आपको बनारस में हो जाएगी जो है। ठीक है। डॉक्टर महाजन, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? चंदौली से हमारे दर्शक हैं, ये कीवी की खेती करना चाहते हैं। क्योंकि कीवी की खेती मिट्टी का जो इसका टेस्ट है बड़ा जरूरी है, क्योंकि कीवी की खेती के लिए बड़ा क्रिटिकल है मिट्टी का नमूना जो टेस्टिंग। तो इनको बताइए कि इनके नजदीक जो भी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर मिट्टी टेस्ट करके फिर वहाँ के वैज्ञानिक से इसके बारे में रिकमेंडेशन लें।
ठीक है सर। सर जैसे हम किन्नू पर बात कर रहे थे, आपने बताया किस तरीके से तुड़ाई की जाए, उसके बाद ग्रेडिंग कैसे करें, बहुत इस तरीके हैं ग्रेडिंग के, लेकिन आगे हम और इसके बारे में आपसे बात करें उससे पहले एक दर्शक हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हमारे साथ आनंद प्रताप जी। सवाल ये है कि ये किन्नू की खेती के फसलें इसमें क्या क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उसके बारे में आप बता दीजिए। किस प्रकार के इसे मिट्टी में लगाई जा सकती है, मिट्टी कैसी हो, किस्में कौन कौन सी हैं और अवस्थाएं कौन कौन सी, ये 3 सवाल हैं। ठीक है, गोंडा से हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के गोंडा से डॉक्टर महाजन, क्या बताना चाहेंगे आप। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। ये कह रहे हैं कि किन्नू की कौन सी अच्छी किस्में हैं और इसके बाद उन्होंने पूछा अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, और एक और तीसरा भी सवाल था उनका। 3 मिट्टी किस मिट्टी में लग सकता है। हाँ, किस तरह की मिट्टी में लग सकते हैं। हाँ, मिट्टी सबसे मिट्टी के इसकी मिट्टी में जिसका पीएच 6.5 से लेके 7.5 तक, 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच होगा, वो मिट्टी सबसे अच्छी होती है किन्नू की खेती के लिए। और किन्नू की जो वैरायटी बताई, इसकी 3 वैरायटी है, हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है। एक सीडलेस, जिस किन्नू में बिल्कुल भी सीड नहीं है, PAU किन्नू नंबर 1 और PAU किन्नू नंबर 2, 2 वैरायटी है। तीसरा किन्नू अपने आप में एक वैरायटी है। सो ये तीनों वैरायटीज किन्नू की लगाई जाती है। पहली 2 वैरायटी है जिसमें बिल्कुल भी सीड नहीं है, बिल्कुल उसमें बीज नहीं होता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इसकी, किन्नू की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। ये सामान्य रूप से ये जानना चाहते हैं, गोंडा में हो सकता है ये खेती करना चाहते हो, तो कैसे करें, थोड़ा सा ऐसे बता सकते हैं आप। तो किन्नू ऐसा कि किन्नू साल में 2 बार लगता है, एक तो बरसात में अगस्त सितंबर में या फिर फरवरी मार्च में लगता है। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस जगह ये लगाना चाहते हैं वहाँ पर कोई भी फल है, चाहे किन्नू है चाहे कोई और फल है, उसके लिए मिट्टी का टेस्ट करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, और देखिए मिट्टी की जांच के बारे में तो अक्सर अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि कोई भी फसल लें आप मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और अब तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था है, उसका जरूर लाभ लें किसान। और इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त एक और छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपके हम सवाल लेते रहेंगे। हम बात करें रबी फसलों में कैसे रोग नियंत्रण किया जाए और इसके अलावा किन्नू की खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके लिए आज के विषय फिर से हम दोहरा दें। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में कैसे करें रोग प्रबंधन और इसके अलावा कीनू की खेती के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करें, जहां से आप नंबर नोट करें और हमें फोन लगाएं। एक बार फिर से बता दें कि इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमारा आज का पहला विषय है, यानी रबी फसलों में कैसे रोग नियंत्रण किया जाए, प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सर, एक दीमक की भी हम समस्या देखते हैं कि काफी कॉमन है, काफी आम है और इससे हमारी फसलों को काफी नुकसान भी हो जाता है। तो दीमक का नियंत्रण किस प्रकार करें, रसायनों का क्या इसमें इस्तेमाल है, या फिर हम एक समेकित कीट प्रबंधन की हम बात करते हैं जिसे हमें सरकार भी काफी प्रोत्साहित कर रही है, कैसे हमारे किसान इसे अपनाएं? हाँ, निश्चित तौर से आपने बताया कि दीमक से किसान भाई काफी परेशान रहते हैं और खास करके रबी की फसलों में, गेहूं में, जौ में, चने में। वैसे तो हर फसल में दीमक का प्रकोप होता है और 12 महीने होता रहता है। इवन के घरों में भी हो जाता है, खलिहानों में भी होता है। तो जो खेतों में रोग प्रबंधन के लिए अगर रसायनों के प्रयोग की बात करें तो हम इसमें किसान भाई को बताते हैं कि बुआई से पहले अगर वो बीज उपचार कर दें, कुछ रसायन है जैसे फिप्रोनिल है, क्लोरोपाइरिफास है, इमिडाक्लोरोपिड है, उससे बीज उपचार भी कर सकते हैं और इनका व्यवहार भी मृदा में भी कर सकते हैं। कि क्लोरोफिल 20 ये आपका फिप्रोनिल है, इसका 0.3% अगर है तो 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टर के रूप से मृदा में व्यवहार कर सकते हैं। क्लोरोपाइरिफास का भी मृदा में 20% ईसी आता है, उसको मृदा में 5 से 6 लीटर प्रति हेक्टर के लेकर के व्यवहार कर सकते हैं। तो 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी की दर से डालें तो अच्छा है। वो देख लें अपने कृषि विज्ञान केंद्रों में भी, कृषि विश्वविद्यालय में बात करने को, वहाँ जो उपलब्ध रसायनों में, क्योंकि ये सभी रसायन सब जगह नहीं उपलब्ध होते हैं, तो जो वहाँ किसान भाई ज़्यादा उपलब्ध हैं उसमें से व्यवहार करें। और जैसे आपने बताया समेकित रोग प्रबंधन, इसमें जो है दीमक जो है ऐसे खतरनाक होते हैं कि जमीन के अंदर पड़े रहते हैं और धीरे धीरे अंदर अपनी बिल बना करके चलते रहते हैं और चट कर जाते हैं। बड़े बड़े जब फसल कट जाती है तो पेड़ों के जड़ों में रहते हैं, धीरे धीरे पेड़ों को भी सुखा देते हैं, फिर जब फसल लगती है तो खेत में आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनका समेकित प्रबंधन करने की ज़रूरत है। यानी उनको 12 महीने किसान भाई चैतन्य रहें, जहाँ भी दीमक की वो घर दिखाई दे उसको नष्ट करें और उसमें दवा का व्यवहार करें। पानी लगाने से भी दीमक कम हो जाती है, तो पानी का व्यवहार करें, ये सब चीज़ें। और जब भी खेत में गोबर और की खादें डालें या कार्बनिक खादें का व्यवहार करें तो अच्छी तरह से सड़ी हो, वो कच्ची रहती है तो उसमें भी दीमक आता है। ये सब सामान्य सावधानी है जो किसान भाई को ध्यान देने की। राहुल हमारे साथ एक दर्शक आए, उनसे बात करते हैं। राहुल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, मध्य प्रदेश से इन्होंने कॉल किया है। जी नमस्कार राहुल जी, बताइए क्या सवाल? नमस्कार, बीना से बात कर रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में? बीना जिला सागर से। हाँ बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी सवाल बताएं राहुल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। गार्डन लगाए, उसके लिए कोई जैविक नियंत्रण बता दीजिए। क्या ले? किस तरह का नियंत्रण करना है आपको? कीट नियंत्रण जैविक। अच्छा ठीक है, इन्होंने गृह वाटिका लगाई है। जैविक तरीके से कैसे कीट नियंत्रण करें? अच्छा, गृह वाटिका आपने लगाई है, किचन गार्डन। हाँ किचन गार्डन। देखिए किचन गार्डन में वैसे तो पूरी फसल में भी अगर जैविक रोग प्रबंधन किया जाए तो बहुत अच्छा है। और जैविक रोग प्रबंधन की आपको प्रमुख रूप से यह समझना है कि पौधों को हमें स्वस्थ रखना है। पौधे जब स्वस्थ रहेंगे तो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। तो स्वस्थ रखने के लिए क्या है, हम उसे कार्बनिक खादों का प्रयोग करें। नीम की खली है, महुए की खली है, करंज की खली है, गोबर की सड़ी गली खाद है उसका व्यवहार, पत्ते की सड़ी हुई खाद है उसका व्यवहार करें। और घर में ही जो जितने अवशेष निकलते हैं सबको सड़ा करके करें। जैविक उत्पादों का प्रयोग करें, जैसे ट्राइकोडर्मा के उत्पाद बाजार में मिलते हैं, स्यूडोमोनास के मिलते हैं, बेसिलस जो जीवाणुओं के कुछ जो है उत्पाद मिलते हैं उसका व्यवहार करें। और कीटों के प्रबंधन के लिए आप नीम का व्यवहार करें। नीम का तेल है, नीम के भी उत्पाद बाजार में मिलते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो नीम की बलौनी को ले करके उसकी जो बीज होते हैं उसको भिगो करके उसको अर्क बना करके उसका छिड़काव करें। नीम के पत्ते का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सब विधियाँ हैं जो है किसान, बहुत थोड़े मात्रा में है तो बहुत से लहसुन के भी अर्क को निकाल करके हम
5%, 10% का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। अगर 2, 4, 10 पौधे हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा पौधों में लाभदायक नहीं होता है, कर सकते हैं। तो ये सब आप ट्रैप लगा सकते हैं, कीड़ों को पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी फसल लगाए हैं, किस हिसाब से क्या करना है, उसको करके आप बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मुख्य उद्देश्य यही रखना है आपको कि वहाँ रोग के कीटाणुओं को या कीड़े को प्रवेश नहीं करने देना, वहाँ है ये विधियाँ अपनाना है। और जो जमीन में है उनको बढ़ने नहीं देना है, और साथ ही साथ पौधे को स्वस्थ रखना है। पौधे स्वस्थ रहेंगे तो ऐसे इनका प्रकोप कम होगा जो है। बिल्कुल, तो पौधों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारे साथ भी होता है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो बीमारियों को झेल जाते हैं, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत रहती है। और ऐसा ही बिल्कुल हमारे फसलों के साथ भी होता है। तो अच्छी खाद दें, जब पानी की ज़रूरत है तब पानी दें, और रोग अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो सही समय पर उसका नियंत्रण करें, जैसा कि हमारे मेहमान का भी कहना है। आइए बात करते हैं डॉक्टर महाजन से। सर, कीनू के बारे में हमने बात की और हम ग्रेडिंग तक पहुंचे, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वैक्सीन। क्योंकि किन्नू को जब हम तोड़ते हैं उसमें काफी धूल वगैरह लगी होती है, तो उसको अगर मार्केट में लेके जाएंगे तो अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो किन्नू को धो करके उसके ऊपर वैक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। भारत सरकार की तरफ से 3 वैक्स जो अप्रूव हैं, वो है शेलक वैक्स, कॉर्नोवा वैक्स और बीज वैक्स जी। और किन्नू के ऊपर जो मार्केट में वैक्स मिलता है वो सिट्राशाइन वैक्स है। सिट्राशाइन एक शेलक वैक्स है और इसका इस्तेमाल पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में किन्नू के ऊपर किया जाता है। वैक्सीन का सबसे ज्यादा रोल है कि इससे किन्नू की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। अगर आम तापमान पर किन्नू को रखेंगे तो ये 15 दिन तक किन्नू उतना स्वस्थ रहेगा जैसे कि हमने अभी पेड़ से तोड़ा है। जी जी। और इसके ऊपर कोई श्रिंकेज या झुर्री वगैरह की मतलब सिम्टम नहीं है इसके। तो वैक्सीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी, क्योंकि किन्नू को अगर हम पेड़ के साथ देखें तो इसके ऊपर नेचुरल कुदरती वैक्स होती है, और एक बार धूल आने के बाद वो वैक्स छिप जाती है। तो उस वैक्स को रिप्लेस करने के लिए हमें आर्टिफिशियल वैक्स अप्लाई करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और देखिए ये भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त वैक्स हैं, जिसके बारे में भी डॉक्टर महाजन ने बताया। और इससे शेल्फ लाइफ भी बेहतर होती है, जो फल है वो चमकदार दिखाई देता है, रंगत अच्छी दिखती है उसकी। और जाहिर सी बात है अगर देखने में सुंदर होगा, अच्छा होगा, चमकदार होगा तो उसके भाव भी अच्छे मिलेंगे। एक दर्शक है हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। रामपाल पंडित जी हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। जी रामपाल जी बताइए, झज्जर से आप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम जी मेरी समस्या ये है कि हमने शलगम बो रखी है मैडम। नहीं समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बताएं। तो शलगम बो रखी है मैडम, उसमें क्या है ना 10% 5% तो मैच्योर हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो पौधे हैं ना, बरसात तो हुई थी, बरसात में मार में आ गए, अभी वो दोबारा डेवलप हो रहे हैं, बहुत हल्की है जी, थोड़े थोड़े पौधे जी। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या हो जाएगी वो कि उसको मतलब वो करे इसका। जी ठीक है। कौन सी फसल बोल रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो बारिश की वजह से थोड़ी फसल, शलजम। अच्छा शलजम नहीं हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको खेत में पानी नहीं लगने देना है, यह ध्यान दीजिए जो है, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ ही बची हुई है और जब फसल लगभग तैयार होने को हो गई है तो उस समय खेत में अगर बारिश होगा, पानी ज़्यादा लगेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि शलजम में फिर सड़न रोग लग जाता है, रोग भी लगते हैं उसमें जो है, और उसकी गुणवत्ता में भी ह्रास होता है। तो इसलिए आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि आप जो है उसको पानी न लगने दें, जल निकास का उचित प्रबंधन करें जो है। बिल्कुल, जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। देखिए जो पानी, क्योंकि बता रहे हैं कि बारिश हो गई उससे काफी इनको नुकसान हो गया है, तो आगे भी इस बात का ध्यान रखें कि फसल जितनी है वो बची रहे। डॉक्टर महाजन, जैसे कि अभी आपने हमें वैक्स के बारे में बताया कि कैसे कीनू के फल में कौन कौन से वैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसके लाभ है, अब उसके बाद क्या? उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो पैकेजिंग का जी, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा मार्केट में किन्नू किसान केवल बोरी में भर के ले आते हैं या टोकरी में ले आते हैं जी जी। और सबसे अच्छा तरीका है इसका गत्ते के डब्बे में पैक करना या प्लास्टिक की क्रेट। प्लास्टिक की क्रेट पर वैसे भी भारत सरकार की तरफ से या विभिन्न प्रदेश की सरकारें किसानों को सब्सिडी दे रही है प्लास्टिक क्रेट के लिए।
तो किन्नू को या तो गत्ते के डब्बे में पैक करो या प्लास्टिक के डब्बे। गत्ते के डब्बे में 10 किलो का डब्बा जी, जिसको हम CFB बॉक्स कहते हैं, कार्बोनेटेड फाइबर बोर्ड कॉटन जी, और या प्लास्टिक का क्रेट। ऐसे करने से किन्नू के जो इसकी शेल्फ लाइफ या मार्केट लाइफ वो बरकरार रहती है जी। टोकरी में लेके जाएंगे या टोकरी में लेके जाएंगे। डॉक्टर विपिन, एक कॉलर हैं जिनका किन्नू पर ही सवाल है, आइए बात कर लेते हैं एक बार उनसे भी। परमजीत सिंह है हमारे साथ, हिसार से हैं, हरियाणा के हिसार से। परमजीत सिंह जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये मैडम, किन्नू लगाया हमने, तो किन्नू का जो है ना वो पौधे के ऊपर सूख जाता है, किस कारण से सूखता है? कोई डिजीज है या कोई पेस्टिसाइड की कमी? मतलब फल पूरा नहीं बन पाता और वैसे ही पहले सूख जाता है? हाँ, पहले ही सूख जाता है जी। ये कितनी बार समस्या आई है? ये मैडम समस्या इसी साल से आई है, क्योंकि अपने पौधे जो है ना वो छोटे हैं हमारे। तो पहले जो पौधे लगे हुए थे वो पौधे बहुत ही अच्छे थे, क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन जो पौधे अब लगाए हैं वो पौधे के ऊपर ही फल सूखता है, कारण बताएंगे। ठीक है डॉक्टर विपिन, आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं जो ये समस्या उसके बारे में? हाँ, मैं पूछना कि पौधे की उम्र कितनी है? परमजीत जी, पौधे की उम्र कितनी है अभी जो आपने लगाए हैं? चलिए फोन कट गया इनका सर। बता रहे हैं इसी बार लगाए नए पौधे, जो पहले थे वो अच्छे थे लेकिन इस बार जो लगा छोटे हैं, बता रहे हैं छोटे हैं अभी। अच्छा, छोटे हैं। वैसे हम नॉर्मली कहते हैं किन्नू का फल 4 साल से पहले ले लेना चाहिए। अब पत्नी 4 साल का है, अगर 4 साल से कम है तो उनको वो जो सूख रहे फलों को तोड़ देना चाहिए, आस्ते से ठीक हो जाएगा। अगर 4 साल से बड़े हैं तो फिर हो सकता है किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा नहीं, 4 साल उनकी बातों से नहीं लगा कि 4 साल पुराने पौधे। और भी है, जैसे किन्नू में जो नींबू वर्गीय फसल पौधे पेड़ होते हैं उसमें भी कई वायरस के बीमारियां लगती हैं और कोई फंगस की बीमारियां, कवक से लगने वाली बीमारियां लगती हैं जो धीरे धीरे पौधे को सुखा देती हैं। तो उनको मैं सलाह दूंगा कि पौधे का स्वास्थ्य करने की, जैसे जड़ के आसपास जो है गोबर की खाद डालें, नीम की खली डालें, चूने की मात्रा डालें और मृदा उपचार जांच करा करके देख लें किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। पौधे को स्वस्थ रखें। कुछ जो है दवाएं भी डाल सकते हैं, जैसे उसके जड़ों के पास जो है आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं। हर पौधे के पास जो है आप करीब 1 से 1.5 ग्राम 2 ग्राम जो है 1 मीटर आधे मीटर के थाला बना करके उसमें मिट्टी उड़ाई करके डाल सकते हैं। और आप अपने यहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय है, हिसार से बोल रहे हैं ये, वहाँ कृषि विश्वविद्यालय है और KVK होगा, वहाँ दिखा लें कि कोई बीमारी लगी है, कोई दीमक तो नहीं लगा है या पौधे में किसी ज़मीन में किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। वो सब चीज़ें कर लें तो निश्चित रूप से उनका फसल पौधे जो बच सकते हैं। जो ठीक है सर, चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। अभी भी थोड़ा समय बाकी है। आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है तो ज़रूर कॉल करें, आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और आज हम बात करें रबी फसलों में कैसे आप रोग नियंत्रण करें, इसके साथ ही किन्नू की खेती के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अब सिर्फ रबी फसलों पर आते हैं, और यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, कई सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि अब ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती को प्रेरित हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती को भी लेकर के भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इनमें किस तरीके से कीट प्रबंधन किया जाए? हाँ, मैं आजकल सरकार का भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान है, फोकस है, और यह वातावरण के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई रसायनों का प्रयोग बहुत कम से कम करें, बहुत आवश्यक हो तभी करें, जैविक विधियों पर ध्यान दें। जैविक विधियों में खास करके रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन के लिए क्या है, ऐसी विधियां अपनानी चाहिए कि जो रोग के कारकों को कम करती हों या उसको निष्प्रभावी करती हों और पौधे में रोग रोधी क्षमता को, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती हों। जैसे कि वो ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद है, खलियों का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरे जो है साधनों का, जैसे लाइट ट्रैप है, प्रकाश प्रपंच है, फेरोमोन ट्रैप है, ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक उत्पाद बहुत से आजकल बाज़ार में जैविक उत्पाद, जैसे मैंने पहले बताया है कि जो ट्राइकोडर्मा के नाम से उपलब्ध है, बेसिलस के नाम से उपलब्ध है, स्यूडोमोनास के नाम से उपलब्ध है, बिवेरिया के नाम से कीड़े मारने के लिए, पेसिलोमाइसिस के नाम से कीड़ों मारने के लिए उपलब्ध है, एनपीबी उपलब्ध है। तो उस सब का भी व्यवहार किसान भाई कर सकते हैं। नीम की खली का व्यवहार कर सकते हैं। सबसे है कि जैविक जो रोग प्रबंधन या कीट प्रबंधन करेंगे तो कोशिश करें कि सामयिक रोग प्रबंधन करें, जो वो प्रभावी होता है। जब कीड़ों की या रोगों की तीव्रता खेत में बढ़ जाती है और जैविक विधियों का प्रयोग करते हैं तो वो उचित रूप से जितना आशातीत, जितना उनकी उम्मीद है उतना प्रबंधन नहीं हो पाता है, तो वो कहते हैं कि विधियाँ ठीक नहीं है। तो ये विधियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको समय रहते ही करना है। कई बार होता है कि रसायनों का भी प्रयोग करेंगे आप, जब कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे अगर हम ही लोग हैं ज़्यादा बीमार पड़ गए तब डॉक्टर से राय लेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा ठीक होने में। लेकिन पौधों में क्या है, वो ठीक होते हैं पौधे, लेकिन जो रोगी होते हैं वो मर जाते हैं, वो फिर जिंदा नहीं होते हैं। तो ये अंतर है आदमी और जानवरों और पौधों के रोगों में। तो समय रहते ही उनका निदान करना और सामयिक रोग प्रबंधन करना, कम से कम रसायनों का व्यवहार करना। जैसे खेत की तैयारी करते समय से ही ध्यान देना है, बीजों का उपचार करना है। सामान्य रूप से आप रसायन से भी नहीं बीज का उपचार कर सकते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, 6 ग्राम 5 ग्राम अलग अलग जो कंपनियां बनाती हैं वो उनका दर निर्धारित करती हैं, उस दर से आप बीज उपचार करें। जो भी जैविक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं वह प्रमाणिक संस्थाओं से लें, कृषि विश्वविद्यालयों से लें तो और अच्छा है, और KVK से लें, और उसका व्यवहार जो है बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर विपिन महाजन के पास चलते हैं। सर, अब अंत में हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी जाते जाते किन्नू के बारे में कुछ और जानकारियाँ। मैं इतना बताना चाहूँगा कि किन्नू के केवल मंडी में भाव कम हो जाए तो किन्नू को स्टोर करना चाहिए, ये लास्ट स्टेप है। और किन्नू को स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 6 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और किन्नू को टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है तो ये 2 महीने तक कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है। और किन्नू फरवरी के एंड में स्टोर किया जाए तो अप्रैल के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में जाके ये बड़े अच्छे दाम में मार्केट में बेचा जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब भी मार्केट में गलत आता है तो किन्नू को, किसानों को चाहिए कि वो उसको स्टोर करें। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, कई बार हम ये होता है कि फसल के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन बाजार में भाव कैसे मिले इस पर कई बार बात नहीं हो पाती। लेकिन ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर भाव गिर रहे हैं बहुत, क्योंकि अचानक जब फसल बाजार में आती है तो जाहिर सी बात है कि भाव उसके नरम होंगे। तो उस समय में अगर आपके पास भंडारण की व्यवस्था है तो उसे भंडारित करें और 2-3 महीने बाद उसे निकालें, आपको अच्छे भाव मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
और डॉक्टर दुबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस स्टूडियो में आए और रबी फसलों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको बता दें कि आपके अगर कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, कोई प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा अगला विषय क्या है, अगले अंक का विषय क्या है जिस पर हम बात करेंगे। तो हमारा विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसके अलावा हम पराली प्रबंधन पर भी आपके सवाल लेंगे। हमारा जो अगला विषय है वो ये 2 विषय हैं। तो आप अपने सवाल, अपने सुझाव हमें एडवांस भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं। हम सभी जो सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उन पर हम उपलब्ध हैं। हेलो किसान DD लाइव ये हमारा फेसबुक आईडी है, hello.kisan ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हेलो किसान DD ये हमारा ट्विटर आईडी है। तो हमें ज़रूर फॉलो करें और इन तमाम माध्यमों के जरिए आप हम तक अपने सवाल भी पहुंचा सकते हैं। और ये कॉल सेंटर नंबर भी नोट कर लें, 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आपके कॉल्स का, आपके ईमेल्स का और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमें संपर्क करें। आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर हेलो किसान आप देख सकते हैं लाइव भी। इसके अलावा अगर इसी कार्यक्रम को आप दोबारा से देखना चाहते हैं, किसी वजह से आप शुरुआत से नहीं देख पाए या फिर कोई जानकारी नोट करना चाहते हैं, तो आप जरूर जाएं YouTube पर, वहां पर हमारा आज का एपिसोड भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।